नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वो मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज की मूंगफली की फसल अपने राज्य के बहुत से किसानों ने लगा रखी है। उनकी फसल बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और इस फसल की आगे भी बढ़वार अच्छी हो, उसके लिए फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें जिससे कि आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं राम राम सा किसान भाइयों। आज अपन मूंगफली की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। मूंगफली की फसल में विशेष उन बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि मूंगफली की बुआई होने के बाद बहुत सारी शस्य क्रियाएं ऐसी है जिनके द्वारा उत्पादन अपन बढ़ा सकते हैं। मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ सकती है और उसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है। मूंगफली के खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक है। इस हेतु परिस्थिति अनुसार यथोचित क्रिया अपनाएं। बुआई के 30-35 दिनों बाद झुमका किस्मों के पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद में खरपतवार की समस्या आती है और खरपतवार के कारण से मूंगफली की उपज में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन मूंगफली में जो है इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले मूंगफली की जब बुआई होती है उसके बाद में बुआई के 15-20 दिन बाद से लेके करीबन 50 दिन तक मूंगफली की फसल को पूर्ण रूप से खरपतवार फ्री रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मूंगफली की फसल बुआई के 20-25 दिन बाद में पहली निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, खेत को खरपतवार से मुक्त कर देना चाहिए और संभव हो तो दूसरी निराई गुड़ाई करीबन 40-45 दिन के आसपास करना चाहिए, जिससे मूंगफली की फसल में बढ़वार अच्छी होती है। और जब मूंगफली 50 दिन की हो जाए उसके बाद में उसमें 50-55 दिन पे जो सुइयां चलती है, पैकिंग होती है मूंगफली में, नहीं हटनी चाहिए मूंगफली में। उस टाइम में निराई गुड़ाई कंप्लीट रूप से बंद कर देना चाहिए, उसमें मिट्टी चढ़ानी चाहिए मूंगफली की फसल में। फसल में फूल आते समय, सुइयां एवं फलियां बनते समय भूमि में यथोचित नमी का रहना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करें। पोषक प्रबंधन भी इसी हिसाब से करना चाहिए कि पोषक प्रबंधन अपन जनरली जो खेतों को देखते हैं तो सल्फर की जो कमी आती है, पत्तियों का जो पीला रंग हो जाता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मूंगफली की फसल में जो एलिमेंटल सल्फर आता है उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे मूंगफली की उपज भी बढ़ती है और क्वालिटी भी अच्छी इंप्रूव होती है। मूंगफली की खड़ी फसल में लगने वाले कीटों में कतरा, सफेद लट, दीमक एवं मोयला तथा बीमारियों में टिक्का, पीलिया क्लम्प वायरस प्रमुख हैं। अतः इन कीट व्याधियों से फसल को बचाने के लिए कारगर परंतु कम खर्चीले उपाय अपनाएं। और इसके बाद में जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मूंगफली में यदि ज्यादा बरसात होती है या वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम में उसमें टिक्का रोग है वो आता है, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और सही समय पे उसका कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये मूंगफली की कुछ जानकारियां थी जो किसान भाइयों के लिए लाभदायक जो है होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरियों का पालन मांस और दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम से कम लागत में किया जा सकता है। इनके पालन पर खर्चा भी कम आता है और मुनाफा अधिक होता है, इसलिए इसे गरीब की गाय भी कहते हैं। लेकिन इनको स्वस्थ रखने के लिए इनकी सही तरीके से देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी के डॉक्टर AK सिंह।
बकरियों को पशुपालक भाई जो कि हमारे भूमिहीन हैं, किसान हैं या छोटे किसान हैं जिनके पास जगह नहीं है, तो 8 घंटे जो है उनको चरा सकते हैं आप। 8 घंटे जब बकरियां चर लेती हैं तो उनका पेट भर जाता है। उसके बाद जब आप लाते हैं तो वजन अनुसार, जैसे कि अगर 5 केजी तक का बच्चा है तो उसको 50 से 75 ग्राम भी दाना दे दें। 10 से 15 किलोग्राम वजन है तो 200 ग्राम उसको दाना दे सकते हैं। तो दाने की मात्रा जो है आप 300-400 ग्राम भी खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान इसमें ये रखना है कि जो बकरे जो है मांस उत्पादन के लिए तैयार किए जा रहे हैं उन्हीं को जो है कंसंट्रेट ज़्यादा खिलाना है। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो सूखी घास और दाना, इन दोनों को जो है आधा आधा आप खिला सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि बकरियां जो हैं अपने वजन का 4 से लेकर 5% भाग का जो है आहार खाती हैं। तो जैसे कि अगर एक बकरी जो है 10 किलोग्राम की वजन की है तो इसको जो है आप जो है ड्राई मैटर जो है इसको कम से कम आपको जो है 500 ग्राम ड्राई मैटर देना पड़ेगा। तो 500 ग्राम ड्राई मैटर के हिसाब से समझ लीजिए कि 250 ग्राम दाना और 250 ग्राम सूखी घास देंगे तो इसका पेट भरेगा। लेकिन 250 ग्राम सूखी घास ना हो तो इसको 4 गुना 5 गुना यानी कि 2 से 3 किलोग्राम हरा चारा दे देंगे तो इससे उसका जो है पेट भर जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि जो दुधारू नस्लें हैं हमारी बकरियों की, तो उनको ब्याने के बाद जो है कम से कम ब्याने के 2 महीने बाद जो है उनको दाना अच्छा खिलाना चाहिए। क्योंकि बकरियों को जो है ब्याने के कम से कम 2 महीने के बाद ही उसको गर्भ धारण कराना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि बकरियों को जैसे कि 2 महीने बाद जो है थोड़ा अतिरिक्त राशन, जैसे 200 ग्राम दाना खिलाते रहे हों तो 250 ग्राम 300 ग्राम दाना खिलावें जब तक कि वो गर्म ना हो जाए। क्योंकि इससे जो होगा उसका जो अपने शरीर अच्छा हो जाएगा। और कीडिंग, जैसे माने पेट में जैसे बच्चे होते हैं तो बकरियों में ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो जैसे कि ब्याने के 1.5 से 2 महीने बाद अगर दाने की मात्रा बढ़ा देंगे तो इसका जो है हार्मोन्स वगैरह पे या उसका अंडा उत्सर्ग का जो क्रिया होती है वो प्रभावित होती है। तो उससे जो है बच्चे ज़्यादा पेट में बनेंगे। नहीं तो उस समय और उस स्थिति में क्या होता है कि अगर आपने पोषण कमज़ोर कर दिया, खाना खुराक कम कर दिया तो बच्चे कम होते हैं, जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ता है। और बकरियां जैसे कि जो गाभिन हमारी बकरियां हैं, तो गाभिन बकरी जैसे जब है हमारी है तो ये 5 महीने के अंदर ब्याह जाती हैं। 5 महीने 2 दिन या 5 महीने से 2-3 दिन पहले जो है ये ब्याती हैं। तो बच्चा पेट में ब्याने से 1-1.5 महीना पहले, उससे पहले जरूरत नहीं है। ब्याने से 1.5 महीना पहले जो है इनको कम से कम बकरी का निर्वाह राशन के लिए अगर 200 ग्राम दाना खिला रहे हैं तो 150 ग्राम जो है बच्चे के लिए अलग से खिलावें। तो 300 से 350 ग्राम अगर दाना खिलाते हैं और हरा चारा खिलाते हैं और सूखी घास खिलाते हैं तो इससे जो बकरियों का जो पेट में जो बच्चे पल रहे हैं वो स्वस्थ होंगे और अच्छे विकसित होंगे। और ये इस मौसम में थोड़ा संक्रामक बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो बकरियों में खासकर बीमारियां जो हैं, जैसे कि इसमें PPR जो है सबसे इसमें खतरनाक बीमारी मानी जाती है। बकरियों को जो है काफ़ी बुखार हो जाता है, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है और ये घातक बीमारी है। बकरियों का इलाज न किया जाए समय पर तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी का इलाज जो है सबसे अच्छा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का जो केंद्र है मुक्तेश्वर, वहाँ से इसका टीका जो है विकसित हो चुका है। उसको आप इस मौसम में जो है लगवा लें। जैसा कि इस बीमारी से गंभीर रूप से ग्रस्त बकरी का उपचार नहीं हो सकता है, इसलिए इससे बचाव करना ही उचित है। इसलिए जब बकरी 3 माह की हो जाए तो पशु चिकित्सक की सलाह से PPR का टीका लगवाएं। एक बार टीका लगवाने के बाद 3 से 4 साल तक इस बीमारी का संक्रमण नहीं होगा। इसके अलावा इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ और जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि बीमार पशु को स्वस्थ बकरियों से अलग रखें। बीमार बकरी द्वारा खाए गए चारे के बर्तन में स्वस्थ बकरियों को न खिलाएं। इस बीमारी से मरी हुई बकरी को जमीन के नीचे गाड़ दें, जिससे इस रोग का संक्रमण अन्य स्वस्थ बकरियों में न हो। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 से 5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ आसमान में घने बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में 23 और 24 अगस्त को मध्यम से अपेक्षाकृत भारी बारिश की संभावना है। मौसम के इस परिप्रेक्ष्य में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। मक्का की फसल में पत्ती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मक्का में पड़ छद अंगमारी के नियंत्रण हेतु निचली पत्तियों को हटा दें तथा प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। धान में जीवाणुज पर्ण अंगमारी हेतु खेत में खड़े पानी को निकाल दें तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम के मिश्रण को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की पत्तियों पर हिस्पा कीट का प्रकोप दिखाई देने पर ट्राइएजोफास 40 EC की 750 मिलीलीटर मात्रा या मोनोक्रोटोफास 36 SL की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में नाइट्रोजन की आधी बची मात्रा का यूरिया के रूप में टॉप ड्रेसिंग 2 बार में करें। पहला कल्ला फूटते समय रोपाई के 20 दिन बाद करें और दूसरी मात्रा बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था यानी कि रोपाई के 40 से 50 दिन पर प्रयोग करें। नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए तथा पत्तों पर वर्षा की बूंदें न हों। मौसम को देखते हुए धान की फसल में खैरा रोग लगने की संभावना है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर अथवा 2.5 किलोग्राम चूने को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करें। ऐसा करते समय मौसम पूर्वानुमान का ध्यान रखें। गन्ने में अगोला बेधक कीट के नियंत्रण हेतु क्लोरांट्रा नीली प्रोले 18.5 SC की 375 मिलीलीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गन्ने में काला बग्गा प्रकोप हो तो फेंथोएट 50 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर या क्यूनाल्फास 25 EC की 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गन्ने की फसल में बरसात के पूर्वानुमान को देखते हुए जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। 3 से 4 पौधों को आपस में बांधें जिससे उन्हें गिरने से बचाया जा सके। अगेती पालक के लिए खेत तैयार कर इस माह के अंत तक बुआई करें। पालक की बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करें, जिसमें बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। सब्जी वाली मटर तथा तुरिया की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः 23 और 24 अगस्त को मध्यम से अपेक्षाकृत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जी मटर, तोरिया, मूली आदि की बुआई का कार्य फिलहाल टाल दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल न टिकने की दशा में हाथ से परागण कार्य करें। पॉली हाउस के अंदर टमाटर, शिमला मिर्च आदि पर फल बेधक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। परिपक्व आलू कंद की खुदाई के 10 से 12 दिन पहले पत्ती टहनियों को हटा दें। 7 से 10 दिन तक बारिश न होने पर धूप रहने की स्थिति में कंद खुदाई का कार्य करें। इस महीने आम में जाला बनाने वाले टेंट कैटरपिलर कीट का प्रकोप होता है, इसलिए जाला छुड़ाने वाले यंत्र से जाले को साफ करें एवं प्रभावित प्ररोहों को काटकर कीड़ों सहित जला दें। अगर प्रकोप अधिक हो तो कीटनाशकों जैसे कार्बरिल या क्विनाल्फास का छिड़काव करें। आम के बागों में फलों की तुड़ाई करने के बाद 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद और 500 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। आम के बाग में रेड रस्ट तथा एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पपीते के बाग में बरसात का पानी इकट्ठा न होने दें तथा अतिरिक्त पानी निकाल दें। पशुओं में जुओं व चीचों से बचाव हेतु ब्योटॉक्स दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर पशुशाला में छिड़काव करें। पशुओं के खुरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें।
पशुओं को बाज की नई कोपल खाने को न दें। पशुओं को हरा व सूखा चारा के साथ खनिज मिश्रण अवश्य खिलाएं। पशुओं का आवास सूखा होना चाहिए, इसके लिए समय समय पर चूने का छिड़काव करें। प्रसव के तुरंत बाद नवजात बच्चे की साफ सफाई कर उसकी नाभि को धागे से बांधकर किसी साफ चाकू या ब्लेड से काटकर उस पर जेंसन वायलेट पेंट अथवा टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। पशुओं को हरा चारा कम मात्रा में दें तथा हरे चारे में सूखा चारा मिला कर दें। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए हरे चारे के साथ 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक व 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण दें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चौबेपुर, जिला वाराणसी के कृषक शिवकांत दुबे ने। यह गुलाब की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिवकांत दुबे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गुलाब की खेती बेसिकली भारत, चीन इसका उत्पत्ति स्थान रहा है। यहाँ से खेती प्रारंभ हुई है। गुलाब फूलों का राजा पहले भी कहा जाता रहा है। गुलाब से किसान भाई हमारे अच्छी खेती करके उससे अच्छा इनकम भी ले सकते हैं और गुलाब शौक के लिए भी किया जाता है। गुलाब की खेती हमारे किसान भाई जो देसी गुलाब की खेती करते हैं बेसिकली जो है वो जो है उसमें सुगंधित गुलाब होता है, वो जिससे कि इत्र वगैरह निकाला जाता है। इस तरह की गुलाब की प्रजातियां हैं, अच्छा लाभ ले सकते हैं गुलाब से। और इस समय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी चल रही है जिसमें 90% तक अनुदान हमारे किसान भाइयों को स्प्रिंकलर और ड्रिप योजना में दिया जा रहा है। इसके रोपण के पश्चात जो है किसान भाई इसके खेत में ड्रिप का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं जिसमें 90% तक का अनुदान है। और उस सिंचाई के साथ साथ उसमें अगर पौधों को खाद वगैरह देना है तो उसी फर्टिगेशन टैंक से ही उसके ड्रिप के माध्यम से ही पौधों को खाद वगैरह दिया जा सकता है। खरपतवार अगर आप ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो आपको अलग से निराई गुड़ाई में लगने वाले लेबर से बचकर आप केवल पौधे के जड़ को ही पानी देते हैं ड्रिप से बूंद बूंद करके टपक सिंचाई से, इसलिए जो है अगल बगल खरपतवार अपने आप उगना बंद हो जाते हैं। इसलिए जो है उसमें बहुत अधिक लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अधिक उसकी निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती है और इससे जो है पौधे अच्छे स्वस्थ हेल्दी और अच्छी उपज अच्छे फूल देते हैं। गुलाब की फसल में कटाई छटाई एक जरूरी कार्य है और ये कार्य अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में करना सर्वोत्तम होता है। पौधे में 3 से 5 मुख्य टहनियों को 30 से 40 सेंटीमीटर रखकर कटाई की जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां आँख हो वहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई करनी चाहिए। कटे हुए भाग पर रोगों का संक्रमण ना हो, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 2 बार स्प्रे जरूर कर दें। कटाई के बाद 1.5 से 2 महीने में किसान भाई फूल प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। हमेशा नई डाली पर ही फूल आना प्रारंभ होता है और वो जाके मार्च अप्रैल मई तक अच्छा उसका पुष्पन होता है। किसान भाई गुलाब में मेन जो खाद देने का तरीका है तो कृंतन के समय जब पौधे की कटाई की जाती है गुलाब में अक्टूबर में, तो कटाई करने के बाद पौधे के अगल बगल थोड़ी मिट्टी खोल दी जाती है। खोल के जो है उसको 8-10 दिन उसमें भी धूप, जड़ में उसके धूप लग जाने दिया जाता है। इसके बाद जो है उसमें 1 से 2 टोकरी सड़ी गोबर की खाद, 30% मूंगफली की खली, 36% हड्डी का चूरा, अमोनियम फास्फेट 12%, सिंगल सुपर फास्फेट 12%, अमोनियम सल्फेट 5% और हर पौधे में 50 से 100 ग्राम की दर से पूरे खेत में इसको हर पौधे के पास इस खाद को दे दिया जाता है।
गुलाब में बेसिकली 2-3 प्रकार के कीड़े लगते हैं, जैसे एफिड हुआ, माहो हुआ, हाँ ये सब, इन सब का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिनसे जो है ये इसके मुलायम जो पत्तियाँ, मुलायम जो तने इसके निकलते हैं उसको चूसने का कार्य करते हैं। इसके लिए जो है मोनोक्रोटोफास दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। गुलाब में मुख्य रूप से डाईबैक विशेष रूप से लगता है, जो कि कटाई के तुरंत बाद लगता है। इसमें जो है पौधे के तने ऊपर से काले होकर सूखते जाते हैं और वो नीचे तक सूखते जाते हैं, जिससे पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं। इसके लिए फंगिसाइड का प्रयोग किया जाना जरूरी है। आप इसमें 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाइथेनम 45 का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे और अन्य प्रकार के फंगस से होने वाले रोगों से बचाव किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियों का पालन है कई तरह से लाभ का सौदा। पशुओं के लिए आहार का सस्ता विकल्प है अजोला फर्न। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।